नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और मैं आज फिर लेकर के आया हूं 2025 राजीव अनसॉल्व्ड पेपर जो है प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 का। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमारे कहां से कहां तक हो चुके थे, क्योंकि हम मॉडल पेपर हल कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास था जीव विज्ञान मॉडल पेपर 2025 हेतु था। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन सबसे पहले मॉडल पेपर ही होता है। इसे हल करने के बाद इसके बाद हम आएंगे सेट नंबर 1 में। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ से यहाँ तक हो चुका था। आप देख सकते हैं कि जो हमारा 5 का पहला क्वेश्चन था PCR, ये क्वेश्चन हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 का दूसरा क्वेश्चन, प्रतिबंध एंजाइम। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए, देखते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा 5 का दूसरा कह रहा था प्रतिबंध एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए, यही कह रहा था ना। तो आपको आंसर डाल लेना, इसमें लिखना है वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है। क्या करता है? जो डीएनए को काटने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम भी पूछ लिया जाता है। तो प्रतिबंध एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम इसी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप डाउट में नहीं पड़िएगा कि प्रतिबंध लिखा है, कभी कभी क्या होता है प्रतिबंधन भी लिख देता है। तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर यही होगा कि जो डीएनए को काटता है वही हमारा क्या होता है? प्रतिबंधन एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम। इसे हम एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं आणविक कैंची। इसे आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और दूसरा है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये क्या करता है? यह जो होता है इसका काम है डीएनए को बीच से काटना। इसका काम क्या है? यह डीएनए को बीच से काटता है। क्या करता है? डीएनए जो होता है उसको बीच से काटने का काम करता है। यह क्या करता है? एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम यह डीएनए को किनारे से काटता है, सिरे से, यानी कि मतलब कहाँ से? किनारे, या आप सिरे भी लिख सकते हैं। किनारे से काटता है एक्सोन्यूक्लिएज। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 5 का खा हमारा क्या कह रहा है। 5 का खा कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर कीजिए। 5 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में अंतर कीजिए। पहला है विदलन और समसूत्री विभाजन। विदलन और समसूत्री विभाजन। तो आपको आंसर डाल, एक तरफ विदलन एक तरफ समसूत्री विभाजन, बढ़िया अच्छी तरह से डाल लेना हेडिंग। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे? यह युग्मनज में होता है। कहाँ होता है? युग्मनज में होता है। युग्मनज यानी जाइगोट। ठीक है, और यह कहाँ होता है समसूत्री विभाजन? यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर किसका क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है विभाजनों के बीच की अंतरावस्था बहुत ही छोटी होती है। यह आपको ध्यान में रखना है कि जो विभाजन के बीच की जो अवस्था होती है वो बहुत ही छोटी होती है, और जबकि इसमें विभाजनों के बीच की अंतरावस्था जो होती है बहुत ही लंबी होती है। इसमें छोटी तो इसमें लंबी, जस्ट अपोजिट करना है आपको। ठीक है, अंतरावस्था क्या होती है? बहुत लंबी होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि नहीं होती। इनमें क्या होता है कि कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है? कोशिका में वृद्धि होती है। जस्ट अपोजिट ही आपको करना है। इनमें कोशिका वृद्धि होती है, नहीं होती। इनमें कोशिका वृद्धि होती है कोशिका में। इसमें क्या लिखना है? चौथा पॉइंट इसमें है, इसमें डीएनए का संश्लेषण तीव्र गति से होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए बहुत तेजी के साथ बनता है, जबकि इसमें डीएनए का संश्लेषण धीमी गति से होता है। ठीक है, जो डीएनए बनता है तो बहुत धीमी इस गति से बनता है। बस आपको यही ध्यान में रखना है, इनके जो पॉइंट हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे, दूसरा आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 के खा का जो दूसरा है वो प्रभाविता एवं अप्रभाविता के बारे में अंतर पूछ रहा था। तो एक तरफ प्रभाविता, एक तरफ अप्रभाविता लिख लेना है, हेडिंग डाल लेना है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें असमान, अलग अलग असमान का मतलब, ठीक है, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप जाता है या दब जाता है, आप बोल सकते हैं। यानी कि मतलब है कि इसमें क्या होता है, दिखाई देता है, और जबकि इसमें दिखाई नहीं देता है, छुप जाता है लक्षण, ठीक है। यही कह रहा है कि इसमें असमान कारकों के जोड़ों में कोई एक कारक दूसरे पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, यानी कि मतलब उसे दाब देता है और खुद बढ़िया दिखाई देने लगता है। जबकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें छिप जाता है, ये दिखाई देगा तो ये दिखाई नहीं देगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है, यह संकरण के बाद यानी मतलब पश्चात, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब विपरीत है, विपर्यासी गुणों के युग्म में से दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? विपरीत गुणों के युग्म में क्या होता है, दिखाई देता है प्रभाविता, ठीक है। जबकि अप्रभाविता में क्या होता है, यह संकरण के पश्चात बाद प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में उपस्थित तो होता है किंतु प्रकट नहीं होता है। आपने मेंडल के प्रभाविता का नियम पढ़ा होगा, वही नियम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम यानी प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और उसी गुण को प्रभाविता बोलते हैं। और जो नहीं दिखाई देता, जो यानी मतलब छिप जाता है या जो दब जाता है, उसे अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। इसी गुण को अप्रभाविता बोलते हैं। यानी कि जो लक्षण दब जाता है, जब आपने देखा होगा कि जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, यानी क्रॉस कराया जाता है, तो क्या होता है, केवल हमें प्रथम पीढ़ी में हमें लंबे पौधे ही मिलते हैं, जबकि बौने नहीं मिलते, बौने बिल्कुल छुप जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है। तो वही के बारे में यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट बताए गए हैं, आपको हदराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने मेंडल का प्रभाविता का नियम पढ़ा है तो आप दोनों के दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आपको समझ में कम आएगा, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। आपको समझना है तो कैसे समझना है, मेंडल का प्रभाविता का नियम, क्योंकि यहाँ पर कह भी रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, एक कारक जो है ना दूसरे पर प्रभावी हो जाता है, यानी दूसरे को बिल्कुल की तरह से जीने ही नहीं देता, खुद अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। जैसे लंबा पौधा ही दिखाई दिया था, बौना बिल्कुल नहीं दिखाई दिया था, ठीक है। और अप्रभावी वाला बेचारा क्या हो जाता है, छुप जाता है, यानी कि मतलब दब जाता है, आप बोल सकते हैं। केवल और केवल वही दिखाई देता है, जबकि इसमें प्रकट ही नहीं होता, ठीक है। होता तो है लेकिन प्रकट नहीं होता उसका लक्षण। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का ग हमारा कह रहा है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। यही बताना है ना आपको, आंसर डालें, इसमें लिखना है यह पूर्णतः असत्य है, यानी कि पूरा गलत है। अगर आप कहोगे तो ठीक है, तो ध्यान में रखना यह पूर्णतः क्या है, असत्य बात है, यानी गलत बात है, दोष नहीं देना चाहिए। क्योंकि लिंग का निर्धारण शुक्राणु की प्रकृति के अनुसार होता है। यदि लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होता है, शुक्राणु की प्रकृति के अनुसार होता है, ना कि अंडाणु की, ठीक है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि नर 2 प्रकार के शुक्राणु एक्स तथा वाई उत्पन्न करता है। क्या करता है, नर 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है, एक एक्स और एक वाई। परंतु मादा केवल एक्स प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है। मादाओं में क्या होता है, एक्स ही प्रकार के हमारे अंडाणु बनते हैं, जबकि जो शुक्राणु यानी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यही आपको ध्यान में रखना है, शुक्राणु एक्स तथा वाई उत्पन्न करता है,
और मादा केवल X प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है। तो यहाँ से क्रॉस से आप समझ सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनमें X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो यदि X वाला ये जो हमारे पास ये शुक्राणु बोल दो या गुणसूत्र बोल दो, ठीक है, ये जब ये वाला इससे मिलेगा तो X और X बनेगा, जब ये वाला इससे मिलेगा तो XX बनेगा, जब यह वाला क्या करेगा इससे मिल जाएगा तो X और Y बनेगा, जब यह वाला इससे मिल जाएगा तब भी X और Y ही बनेगा। तो यहाँ पर सभी गुणसूत्र जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये कंडीशन आएगी। देखिए यहाँ पर X और X जो होंगे इन्हें क्या बोलेंगे, ये है लड़की, और X और Y को क्या बोलते हैं, लड़का बोलते हैं, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है, तो इस पर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, इसके क्या है दोनों ही सेम है। तो लड़का या लड़की होना ये किस पर निर्भर करता है, पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, पुरुष के शुक्राणुओं पर निर्भर करता है। यही आपको ध्यान में रखना है, दोष बिल्कुल मत देना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का घ कह रहा है जीवाणु की लिप्यंतरण क्रिया समझाइए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आपके लिए हार्ड क्वेश्चन भी होगा, जल्दी आपको मिलेगा नहीं ये। तो इसका आंसर देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है, किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द या पाठ को किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने को क्या बोलते हैं, लिप्यंतरण कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक शब्द है तो संस्कृत में आप उसे अलग बोलोगे, और उसी शब्द को देवनागरी में अलग बोलोगे, अरबी में अलग बोलोगे उसी शब्द को, और उसी शब्द को जापानी में अलग बोलोगे, जर्मन में अलग बोलोगे। मान लो कोई भी एक शब्द है, ठीक है, जैसे मान लो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द भी होते हैं जिनको एक शब्द को कई भाषाओं से जाना जाता है। बस वही यहाँ पर लिखा भी है कि जो हमारे पास एक शब्द होता है उसे संस्कृत में आप अलग बोलोगे और अलग लिखोगे भी, और उसे देवनागरी में अलग लिखोगे, अलग बोलोगे, ठीक है ना। तो बस वही है लिप्यंतरण, यानी कि मतलब। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, रूपांतरण में जीवाणु अपने वातावरण में तैर रहे डीएनए के टुकड़ों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। रूपांतरण बदलाव, रूपांतरण में जीवाणु अपने वातावरण में क्या करता है, तैर रहे जो डीएनए होते हैं उन टुकड़ों को ग्रहण कर लेता है। ट्रांसडक्शन में डीएनए को गलती से वायरस द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में रूपांतरित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल की तरह से रूपांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। और संयुग्मन में कोशिकाओं के बीच एक क्या होता है, ट्यूब, ठीक है, बीच एक ट्यूब के माध्यम से बैक्टीरिया के बीच डीएनए क्या कर दिया था, रूपांतरित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है। यही आपको ध्यान में रखना है। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना, आपको ऐसे ही लिखना है बढ़िया अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं हमारे पास है 6 का क्या करा, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको यह चित्र देखना कहाँ है, मैं बता दे रहा हूँ, आपको बना लेना है, ठीक है। आंसर में आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए चित्र किताब में देखें लिखा है, लेकिन कौन सा अध्याय है, कहाँ मिलेगा, मैं पूरा आपको बताऊंगा। अध्याय है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है, आपको वहीं पर मिल जाएगा जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। अच्छी तरीके से अगर बनाना है, अच्छा चित्र यदि बनाना है सुंदर, तो आपको जो है एनसीईआरटी किताब जो आपको वही देखना है, और वही चित्र आपको बनाना भी है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही सरल चित्र बना है, बस उसी को आपको बना लेना। क्वेश्चन बैंक वगैरह का जो अन्य किताबें उनका चित्र बिल्कुल नहीं बनाना है आपको, क्योंकि कठिन आपको लगेगा, और जो एनसीईआरटी है उसका चित्र आपको बिल्कुल सरल लगेगा। तो कहाँ पर आपको देखना है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग
लोग मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का नामांकित चित्र आपको मिल जाएगा, आप बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 का ख कह रहा है उस संवर्धन में जहां इकोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित करता है, तब किसी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना बंद कर देता है कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्यों, स्पष्ट कीजिए, यही कह रहा ना। तो देखिए हम इसके बारे में जानेंगे। इसका आंसर पूरा आंसर है कि वृद्धि माध्यम में लैक्टोज डालने पर यह लैक ओपेरॉन के रीप्रेशर अणु से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ करके उसकी दमनकारी क्रिया को क्या कर देता है, बाधित कर देता है। कौन, यही लैक्टोज जब डाला जाता है तो। क्योंकि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का ये जीवाणु होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वही लिखा गया कि वृद्धि माध्यम में जब वृद्धि कर रहा हो ना, वृद्धि माध्यम में यदि इकोलाई वृद्धि कर रहा हो, जब एक इकोलाई वृद्धि कर रहा होगा तो वृद्धि माध्यम में लैक्टोज डालेंगे। क्या डालेंगे, लैक्टोज डालने पर यह लैक ओपेरॉन के रीप्रेशर अणु से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लैक्टोज रीप्रेशर अणु से क्या हो जाता है, जुड़कर उसकी दमनकारी क्रिया को क्या कर देता है, बाधित कर देता है, उसमें बाधा डालता है उसमें, ठीक है, और कर देता है। अतः रीप्रेशर ऑपरेटर जीन से नहीं बंध पाता। जो रीप्रेशर है वो क्या होता है, ऑपरेटर जीन से बिल्कुल की तरह से नहीं बंध पाता और लैक ओपेरॉन प्रेरित हो जाता है। क्या होता है, लैक ओपेरॉन चित्र आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑपरेटर जीन से नहीं बंध पाता है और लैक ओपेरॉन क्या हो जाता है, फिर प्रेरित हो जाता है बेचारा, ठीक है। तो प्रेरित हो जाता है और mRNA का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, इसके बाद mRNA का संश्लेषण यानी कि मतलब mRNA का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। यही आपका आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी 6 का ग कह रहा है मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर में लिखना है वह जीव जो भोजन के रूप में केवल दूसरे जीवों यानी शाकाहारी को ही खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, ठीक है, और भी हमारी जैसे लोमड़ी और भी होते हैं। तो यही हमारा क्या इसका आंसर है। आपको यही ध्यान में रखना है कि जो जीव शाकाहारियों को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी आदि। और इसके बाद हमारे पास है 6 का घ क्वेश्चन कह रहा है क्या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज मिलते हैं। स्पष्ट कीजिए यदि मिलते हैं तो। यही कह रहा ना। तो देखिए लिखना इसमें कि हाँ भैया मिलते हैं। क्या है, मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद क्या करता है, कार्य करता है। पहले निरीक्षण करता है फिर इसके बाद काम करना चालू करता है। बहुत ही अच्छा एंजाइम होता है ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। सबसे पहले क्या करता है, डीएनए अनुक्रम की लंबाई देखता है, उसका निरीक्षण करता है कि उसकी लंबाई कितनी है, फिर इसके बाद काम करना चालू करता है। जब वह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है, जब वह मतलब क्या करता है, अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पाया था जहाँ से उसे क्रिया करना चालू करना है ना, जब वो जगह ढूंढ लेता है तब डीएनए से क्या हो जाता है, फिर इसके बाद जुड़ता है। सबसे पहले वो पहचान करेगा कहाँ मुझे काम चालू करना है, इसके बाद उसमें काम चालू करेगा, फिर इसके बाद उसमें क्या हो जाता है, यानी कि मतलब वो जुड़ जाता है, ठीक है। तथा द्विकुंडलित की दोनों लड़ियों को, द्विकुंडलित की दोनों जो लड़ियाँ होती हैं ना, आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा ऐसे बना होता है, दोनों लड़ियों को शर्करा जो होती है उसमें शर्करा भी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा, ठीक है। तो शर्करा और फास्फेट आधार विशिष्ट केंद्रों पर क्या करता है, वो काटना चालू कर देता है, ठीक है। इनके आधार पर क्या करता है वो, फिर इसके बाद काटना चालू कर देता है। अब यह प्रत्येक प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेज डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को क्या कर लेता है,
पहचान लेता है। ठीक है, यही आपका आंसर है। बस आपको इतना ही लिखना है, बड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको उतना लिखना है जितना इसका आंसर है। ठीक है, आप इसका बढ़िया अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा प्रिय विद्यार्थी नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप अगर ये हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो कृपया करके यह वीडियो हमारा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके मेरे भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है। ठीक है, आप समझते होंगे कि कितनी मेहनत लगती है लिखने में, समझाने में। ठीक है, तो अगर आपको दया आए तो कृपया करके बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।